गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। D&F ब्लॉक अब होगा आसान, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से, लास्ट वीक से हम कंटिन्यू कर रहे हैं D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, और अभी तक आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपको एटॉमिक साइज D&F ब्लॉक एलिमेंट्स का समझाया गया, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल राइट, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आपको मैग्नेटिज्म, कॉम्प्लेक्सेस, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, आपको हम समझा चुके हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, एलॉयज फॉर्मेशन, आपको हम समझा चुके हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आज बारी है डी ब्लॉक के। जब हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, तो आज बारी है पढ़ने की कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, वाइडली केमिस्ट्री में बहुत वाइडली यूज होने वाले कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक में दो कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज का जो लेक्चर है आपका, ना कि केवल ये आपके बोर्ड एग्जाम मतलब रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रादर आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये प्रैक्टिकल का भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। प्रैक्टिकल्स में आपका एक एक्सपेरिमेंट आया करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो 8 मार्क्स का आपका होता है, और ये पहला ही एक्सपेरिमेंट होता है जो आपने प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड करना होता है, जिसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। आज का लेक्चर पूरा का पूरा उसकी थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, सारी की सारी उसकी थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेके माँ सरस्वती का नाम, और करते हैं शुरू आज का काम। और आज का काम क्या है हमारा? पढ़ना अबाउट K2Cr2O7। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसको कहते हैं हम पोटेशियम, और अगर 2 क्रोमियम है तो बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे पहले कि आज का हम लेक्चर शुरू करें, दिस इज नोन एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले आप आज पहले कुछ कंपाउंड्स और उनके नाम को आप स्टडी आउट करेंगे। तो हमने K2Cr2O7 को कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मान के चलो, अगर पोटेशियम की जगह अगर हम सोडियम लगा देते हैं तो ये बनेगा, बाकी सब सेम रहेगा, और इसको बोला जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। अब अगर 2 क्रोमियम है तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, किसको बोलेंगे? डाइक्रोमेट। और अगर इस बार एक ही क्रोमियम है तो इसे बोलेंगे सिंपल क्रोमेट। तो यहां पर इसको बोला जाएगा दैट इज सोडियम क्रोमेट। अगर आपके पास एक ही क्रोमियम है तो इसको क्रोमेट बोलेंगे। ऑल राइट, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर है आपके पास K2Cr4, एक ही क्रोमियम है तो इसको बोला जाएगा दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। इसको बोलेंगे पोटेशियम क्रोमेट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी हम बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं K2Cr4 की, और यहां से अगर मैं ये दोनों पोटेशियम बाहर निकाल देता हूं, K पॉजिटिव, तो आपके पास बचेगा Cr4 -2। अगर 2 पोटेशियम आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएं तो आपके पास बनेगा Cr4 -2। और आप जानते हैं सिंगल क्रोमियम है, तो अब ये एक आयोन में तब्दील हो जाएगा, और इस आयोन का नाम पड़ेगा क्रोमेट आयोन। तो इसको हम क्रोमेट आयोन कहेंगे। अब अगर मान लो से फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 में से अगर आप 2 पोटेशियम बाहर कर देते हो, तो आपके पास जो आयन बनेगा, आपके पास आयन बनेगा Cr2O7 -2, और इसको बोला जाएगा डाइक्रोमेट आयन। तो इस प्रकार आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नाम, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और आयोनिक स्पीसीज जिनके नाम आपको लर्न होने चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट आयन, और ये हो जाएगा आपका डाइक्रोमेट आयन।
मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं और पहला पार्ट है हाउ डू वी प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम किस तरीके से बनाते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसी है और किस प्रकार ये केमिस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो ओर होता है, जो मिनरल होता है क्रोमियम का, जो ओर है मिनरल है, क्रोमियम अर्थ क्रस्ट के अंदर जनरली जो पाया जाता है। देखिए, आज के लेक्चर की अगर हम बात करें, कोई भी बात अगर आज के लेक्चर की या D&F ब्लॉक एलिमेंट्स की करनी है, तो मेरे प्यारे अर्जुन बच्चों, अर्जुन मेरे परम शिष्य, मैं ये कहता हूं कि आपकी नज़र सबसे पहले तो ट्रांजिशन मेटल से हटनी ही नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक पोटेशियम है, एल्कली मेटल है, और एक क्रोमियम है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। तो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, भाई मुझे ट्रांजिशन मेटल चाहिए। अब क्रोमियम ज़्यादातर जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो पाया जाता है इस मिनरल की फॉर्म में, जिसे हम ओर कहते हैं। यानी कि आपके पास क्रोमियम का ओर होता है FeOCr2O3, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रोमियम ज़्यादातर इस फॉर्म में पाया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि क्रोमियम को बाहर निकाला जाए। तो यहां से सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं क्रोमियम को बाहर निकालूं। अभी ये आयरन की सराउंडिंग में है, तो सबसे पहले मैं क्रोमियम को फ्री करूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपका ये जो क्रोमाइट ओर है, इसको क्रोमाइट ओर कहते हैं, क्रोमाइट ओर कहते हैं, राइट। क्रोमाइट ओर में से सबसे पहला मैं क्या करता हूं, इसको कंबस्ट करता हूं, और कंबस्ट करके क्रोमियम मेटल को, आयरन जो काउंटर आयन है यहाँ पर, या काउंटर मेटल आपका आयरन है, मैं सबसे पहले इसको फ्री आउट करता हूँ यहाँ से। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलिए तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आयरन की सराउंडिंग से क्रोमियम को बाहर निकालते हैं। तो हम इसको सिंपल हीट करेंगे। जैसे ही आप इसको हीट करते हो, आपके पास 4Cr2O3 ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से 4Cr2O3 बाहर हो जाएगा, प्लस आपके पास दैट इज 2Fe2O3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ से इस प्रकार आपके दोनों मेटल ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले स्टेप में करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्रोमियम को आयरन की सराउंडिंग से बाहर करना है। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं, क्रोमाइट और लेना है और उसको कंबस्ट करना है, उसको हीट करना है, ऑक्सीजन के साथ उसको हीट करना है। ये आपका पहला स्टेप होता है। आज की रिएक्शन जिस शैली में बोलता हूं, ये एक माध्यम होगा आसानी से इन रिएक्शन को लर्न करने का। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप में अब आप यहां से आप Cr2O3 ये आपका फ्री हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड आपका फ्री हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां याद रखेंगे आप पहला, अब जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता रहा हूं, सबसे पहले बनेगा सोडियम क्रोमेट। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम क्रोमेट के बाद सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, एक एक स्टेप करके। तो सबसे पहले आप बनाओगे सोडियम क्रोमेट। अब मेरा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है, और टारगेट है सोडियम क्रोमेट बनाना। ये रहा सोडियम क्रोमेट, Na2Cr O4, ये मेरा टारगेट है। मुझे सोडियम क्रोमेट बनाना है। उस वक्त आप क्या करेंगे, कैसे इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। क्रोमियम के बराबर में चाहिए सोडियम मेटल चाहिए। अगर सोडियम मेटल चाहिए तो आप सोडियम का कोई सोल्ट डाल के हीट करेंगे। सेकंड केस में आप 4 मोल्स लेने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट के, और सोडियम कार्बोनेट के 4 मोल्स लेके आप हीट करने वाले हैं Cr2O3 को। हीट करने वाले हैं, कंबस्ट करने वाले हैं। इसका मतलब आपने दोबारा से जो रिएक्शन करनी है वो ऑक्सीजन के साथ करनी है, राइट। यहां पर आप जब भी किसी कार्बोनेट सोल्ट को डाल के हीट करते हो, तो हमेशा याद रखिएगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा ऐसे सॉल्ट में से बाहर जाती है। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से बाहर आपकी हो जाएगी और आपको 4 मोल्स मिलेंगे Na2CrO4।
सेकंड स्टेप में प्यारे बच्चों आपने क्या किया, पहले स्टेप में आयरन को बाहर किया, दूसरे स्टेप में क्रोमियम के बराबर में सोडियम को लगाया और आपका बना सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। इसके बाद एक स्टेप और ऊपर बढ़ो, एक स्टेप और ऊपर जाओ, सोडियम क्रोमेट से अब बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। मतलब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका उद्देश्य रहेगा कि जब आपको सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा, जैसे ही आपको सोडियम क्रोमेट मिल जाता है, सोडियम क्रोमेट मिल जाता है, उससे आपको बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। अब इसको आप ऐसे सोचें, इसको आपको इस प्रकार सोचना है कि सोडियम क्रोमेट है और मुझे डाइक्रोमेट बनाना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, रिमेंबर दैट यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 7 ऑक्सीजन है। इसका मतलब आपको रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में डाल के हीट करानी है। यहां पर हम क्या करते हैं, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में ऑक्सीडाइज करने के लिए, डाइक्रोमेट में ऑक्सीडाइज करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज H2SO4 का हम यहां पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहां से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का हम इस्तेमाल करेंगे। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल के किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड 3 काम कर सकता है, नोट करना 3 काम। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करेगा डाइक्रोमेट में। दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर में जब भी कोई एक्टिव मेटल आता है तो उस मेटल के सल्फेट्स बनते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम डाल दीजिए, सोडियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम डाल दीजिए, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। तो यहां पर आपके पास टोटल 4 सोडियम है प्लस 2 सोडियम यहां से सोडियम सल्फेट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, Na2SO4, ये आपका बनेगा। साथ के साथ तीसरा फंक्शन किसी भी एसिड और बेस का हुआ करता है जो ऑर्गेनिक में हम आपको बताते हैं, और क्या फंक्शन होता है कि ये पानी को रिलीज करता है। सो इस रिएक्शन में नेक्स्ट चीज जो बाहर जाने वाली है वो वाटर बाहर जाने वाला है, वाटर बाहर जाने वाला है। सोडियम क्रोमेट से नेक्स्ट स्टेप आया सोडियम डाइक्रोमेट। एक एक स्टेप ऊपर बढ़ो, सोडियम क्रोमेट से क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। आ गया फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, फाइनल स्टेप में सोडियम क्रोमेट से बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब आप क्या करें, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट रहा, डाइक्रोमेट रहा। अब आपने प्यारे बच्चों 2 सोडियम बाहर निकालने हैं और उसकी जगह पोटेशियम लाने हैं। हमेशा याद रखो, सोडियम को जब भी किसी सब्सटेंस से बाहर निकालना हो, क्लोरीन उसके साइड में ले आओ, वो किसी के भी साथ अटैच हो, क्लोरीन को देखते ही भावनाओं में बह जाता है और क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाता है। यहां पर हम 2 मोल अब KCl के साथ इसको ट्रीट करेंगे। यहां से 2 सोडियम, यहां से 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बाहर हो जाएंगे, निकल जाएगा, दैट इज 2 मोल्स ऑफ, यहां से अगर हम बात करें निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ, दैट इज 2 मोल्स आपके NaCl के बाहर, 2 मोल्स NaCl के बाहर। बच गए आपके पास 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम यहां आके लग जाएंगे, बनेगा K2Cr2O7, बनेगा K2Cr2O7। इस प्रकार आपका बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन 2 मार्क्स में आपकी पूछी जाती है और आपको बड़े अच्छे से इस रिएक्शन को लर्न करना है। बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, इसके स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। एक बार फटाफट इसके स्टेप्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बनाना है, आपके पास रिएक्शन है एंड यू हैव टू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले आप क्रोमियम का सोर्स ढूंढने वाले हैं, क्रोमियम मिलता कैसे। हरी अप, फटाफट लर्न करना है, चंद स्टेप्स हैं, राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप क्रोमियम का सोर्स होता है क्रोमाइट ओर, यानी कि क्रोमियम अर्थ क्रस्ट में क्रोमाइट ओर की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम करते क्या हैं,
सबसे पहले क्रोमियम के बराबर में आयरन होता है तो उसको बाहर निकालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, आयरन ऑक्साइड बाहर, ऑलराइट, और क्रोमियम ऑक्साइड बाहर। अब जैसे ही क्रोमियम ऑक्साइड मिल जाए फिर यहां से कंटिन्यू हो जाओ। क्रोमियम ऑक्साइड से पहले बनाएंगे सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट पे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट से 2 Na बाहर निकालेंगे, 2 K लगाएंगे, डालेंगे KCl और बन जाएगा दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑलराइट ऑल ऑफ यू। अब आप इस रिएक्शन की कम से कम 2 बार 3 बार आज के लेक्चर के बाद, जैसे ही हमारा लेक्चर ओवर होता है, कम से कम 3 बार आप इस रिएक्शन की लिख के प्रैक्टिस करें। क्लियर है? एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं इस रिएक्शन को रिपीट करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमाइट और है, हीट करेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड बाहर। अब उद्देश्य रहेगा, नेक्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्रोमियम ऑक्साइड से सोडियम क्रोमेट बनाना है। तो मैं क्रोमियम ऑक्साइड को क्या करता हूं, सोडियम कार्बोनेट डाल के हीट करता हूं, सोडियम क्रोमेट बनेगा, कार्बोनेट सॉल्ट डाल के हीट करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब नेक्स्ट टारगेट अपने आप सोचो, सोडियम क्रोमेट है, उससे सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के 3 फंक्शन, ऑक्सीडाइज भी करेगा, सल्फेट बनाएगा और पानी छोड़ेगा। 3 काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पानी छोड़ेगा, सल्फेट बनाएगा, राइट। और अब एक बार अगर सोडियम डाइक्रोमेट आ गया तो सोडियम डाइक्रोमेट से बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बनाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या करना है? 2 Na बाहर निकालने हैं, KCl डाल के हीट कर दो, जैसे ही 2 क्लोरीन सोडियम को मिलेंगे यहां से NaCl बाहर और बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड के लिए सीधा सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सीधा सीधा एज इट इज सेम लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन क्या रहेगा? यहां से आपका क्वेश्चन रहेगा, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, write the reactions involved in preparation of भैया सारी रिएक्शन लिखनी है विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। कम से कम 3 बार आपको आज के लेक्चर के बाद ये रिएक्शन कम से कम लिख के देखनी है। क्रोमाइट ओर से सोडियम क्रोमेट बनाना पहला टारगेट, सोडियम क्रोमेट से बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, सोडियम डाइक्रोमेट से बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट KCl डाल के। ये आज के अभी तक के रिएक्शंस के स्टेप हैं, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े शालीनता से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको इन ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी की सारी समझाने का हमने प्रयास किया और कोशिश की आपको बेहतर वे में समझाई जाए। ऑलराइट, फटाफट से आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, और क्योंकि खटैक से हम करने वाले हैं इसको फिर रब। चलते हैं अब प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट आप लर्न करेंगे कि जहां तक हम K2Cr2 की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं। आपसे कई बार शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि भाई क्रोमाइट और से बताओ, एक ऑरेंज रेड क्रिस्टल का ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स बनाने हैं, या आपको एक सॉलिड सब्सटेंस बनाना है ऑरेंज रेड कलर का। तो आप समझ जाओ कि इशारों में आपसे जो बात हो रही है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो रही है। इसके बाद ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 669 केल्विन टेम्परेचर होता है। ये कुछ मुख्य तौर पर छोटी छोटी सी इसकी बातें हैं जो आप लर्न करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां पर ये भी लर्न करेंगे, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ज़्यादातर ठंडे पानी में देखो, पानी के अंदर घुलती तो सभी चीज़ें हैं, सॉल्युबल तो सभी हैं, कुछ कम एक्सटेंट तक हैं, कुछ ज़्यादा एक्सटेंट तक हैं,
लेकिन जो चीज़ें ठंडे पानी में कम घुलती हैं, जैसे K2Cr2O7 है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर थोड़ी सी कम होती है। और अगर हल्का सा पानी को गर्म कर देते हैं तो उस केस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपका दिस इज फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर हम बात करते हैं तो हॉट वाटर के अंदर K2Cr2O7 काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अभी तक आपने पढ़ी प्रिपरेशन, अभी तक आपने फिजिकल अपीयरेंसेस देखे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं कह सकते हैं भाई। फिजिकल स्टेट ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं और जो मेल्ट होता है वो 669 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, और जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो गर्म पानी में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, या अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बड़े शालीनता के साथ, बड़े धैर्य के साथ, हौले हौले, प्यार से और आराम से इस टॉपिक को कवर अप करना है। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जानेंगे एक्शन ऑफ हीट, कि अगर हम इसको हीट करते हैं, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया जाए तो हीट का क्या फर्क पोटेशियम डाइक्रोमेट पर पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है K2Cr2O7। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लर्न ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो जिन स्टेप्स में वो बनता है उन्हीं स्टेप वाइज मैनर में वो टूटता है। नोट करिए क्या कहा मैंने। हमने कहा आपको जिस जिस स्टेप से वो बनता है उसी स्टेप वाइज मैनर में वो चीज ब्रेकआउट होती है। जैसे हमने कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो बनता है या सोडियम डाइक्रोमेट जो बनता है वो क्रोमेट से बनता है, और सोडियम क्रोमेट अभी अभी आपने प्रिपरेशन की, सोडियम क्रोमेट बनता है Cr2O3 से। तो इसी प्रकार डाइक्रोमेट है, अब उसको हीट करेंगे तो ये टूटेगा। किस में टूटेगा? ये टूटेगा दैट इज सोडियम पोटेशियम क्रोमेट में। डाइक्रोमेट क्रोमेट से बना था, क्रोमेट में टूटेगा। क्रोमेट Cr2O3 से बना था, उसमें टूटेगा, राइट। ये आपका 2Cr2O3 इससे बना था, इसमें टूटेगा। और साथ के साथ जब क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते हैं तो ऑक्सीजन डालने पड़ते हैं, लेकिन डाइक्रोमेट से अगर क्रोमेट बनेगा तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो आप यहां पर इसको बड़े प्यार से इजीली लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न करेंगे भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब जब हीट किया जाता है, जब जब हीट किया जाता है तो बनता है क्रोमेट। क्या बनता है? पोटेशियम क्रोमेट। बाहर चला जाता है Cr2O3 और बाहर निकल जाते हैं ऑक्सीजन। अब प्रिपरेशन को याद करो आप। प्रिपरेशन में सबसे पहले जो क्रोमाइट और था उससे Cr2O3 बाहर निकाला था, Cr2O3 से सोडियम क्रोमेट बना था, पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट से आपका डाइक्रोमेट बना था। जो चीज़ जैसे जैसे स्टेप्स में बनती है, हीट करते हैं तो उसी स्टेप वाइज मैनर में वो टूटती है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्लीट। आपसे सीधा कह सकते हैं भाई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और कंप्लीट में सीधा कह देंगे K2Cr2O7, आपसे कह देंगे भैया इसको अगर हीट करते हैं तो क्या है? डाइक्रोमेट है, क्रोमेट में टूटेगा और क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच। भाई पीएच का इफेक्ट क्या होता है, या एल्कली अगर डालते हैं, एल्कली अगर डालते हैं तो उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट पर क्या फर्क पड़ता है। पीएच का इफेक्ट या एल्कली का पोटेशियम डाइक्रोमेट पर क्या इंपैक्ट होता है या क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, लिया आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जैसे ही हम उस पर एल्कली डालते हैं तो अब सर जिन शब्दों का चयन करते हैं उन्हें आप बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट अनस्टेबल होता है,
आई रिपीट, तुरंत साथ के साथ लिखिए, इन एल्केलाइन मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है और तुरंत ब्रेकआउट हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। जब जब डाइक्रोमेट टूटेगा बनेगा क्रोमेट, राइट। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे ये टूट जाएगा, बनेगा K2CrO4, साथ के साथ यहां से निकल जाएगा H2O। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लर्न करेंगे ये आपके पास है, दैट इज K2Cr2O7, एल्कली उसमें डालेंगे, यहां से 2K2CrO4 बाहर और निकल जाएगा H2O। बड़े धैर्य के साथ इस रिएक्शन को पढ़ना है। पहले एक लाइन, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है। किसमें डिसोशिएट हो जाता है, क्रोमेट में, और बाहर निकल जाता है वाटर। जनरली एसिड डालो या बेस डालो, वाटर तो बाहर हमेशा जाना ही होता है। अब कलर का ध्यान रखेंगे आप। K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर का होता है, इट इज ऑफ ऑरेंज रेड कलर। अभी हमने बताया ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स, ये ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। और याद रखेंगे, जैसे ही उसको एल्कली में डिसॉल्व करते हैं, डाइक्रोमेट अनस्टेबल होता है एल्कलाइन मीडियम में और तुरंत क्रोमेट में ब्रेकआउट हो जाता है, तुरंत क्रोमेट में टूट जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका ये इसमें टूटेगा, पोटेशियम क्रोमेट में टूटेगा, पोटेशियम क्रोमेट का कलर, सर पहले चौक दिखाएंगे, अब लिखेंगे कलर पहचानो, इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है येलो। सो ये येलो कलरेशन यहां पर आ जाता है, येलो कलर यहां पर आ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन आता है, ए चेंज ऑफ कलर, ए चेंज ऑफ कलर, क्लियर है, ऑरेंज रेड से कलर हो गया येलो। आप देखो ये ऑरेंज रेड ही दिख रहा होगा, ऑल राइट। और अगर हम बात करें, यहां पर आ गया येलो कलर, शॉर्ट फॉर्म में LOUR को हमने सीधा लिखा है LOR, कलर समझ जाइएगा, ग्रीक में इसको LOR बोलेंगे। चलो खैर, और बात नहीं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है आप लोगों से, वाई अ चेंज इन कलर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, why a change in color is being observed as we dissolve K2Cr2O7 in alkaline medium। या तो NaOH में इसको डिसॉल्व करें या KOH में इसको डिसॉल्व करें, तो आपका एक चेंज इन कलर आपको देखने को मिलता है। और चेंज इन कलर क्या है कि जो डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज रेड कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपसे पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे के सारे बोर्ड के फ्रीक्वेंटली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप साथ के साथ, आज मुझे लिखना कम है, बोलना ज़्यादा है, और जो अच्छे बच्चे हैं, जो सैल्यूटिंग टॉपर्स, हमारा वीक लास्ट वीक रहा जहाँ पर हमने टॉपर्स को सैल्यूट किया, आशा करता हूँ इस बार भारी मात्रा में बहुत सारे बच्चों के ट्रॉफी लेते हुए फ़ोटोज़ मैं नेक्स्ट टेस्ट में देने वाला हूँ। ऑल राइट, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करना है। अब इस रिएक्शन को अगर आप आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, Cr2O7 -2। अगर आप आयनिक फॉर्म में इसको लिखना चाहें, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट आयन है, आप इसे आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, +H2O, और अगर pH आप 4 रखते हो, pH आप अगर 4 रखते हो, pH 4 का मतलब एसिडिक pH अगर आप रखते हो, ऑल राइट, ये बनेगा CrO4 -2 +2H पॉजिटिव। ये इसी रिएक्शन की बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन होती है। आप चाहो इस रिएक्शन को लिख सकते हो, आप चाहो इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, कौन कौन से क्वेश्चन, एज इट इज जो बोर्ड में बिल्कुल डायरेक्ट और एज इट इज आपसे पूछे जाने हैं। आपसे सीधा बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग इस प्रकार होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। कैमरामैन, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट पर आपका पीएच का क्या इफेक्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखने से पहले यहां पर आप ध्यान दें। इसका आंसर इस प्रकार आपको बताया जाता है 11th क्लास में, अगर पीएच 7 होता है, 7 का मतलब है न्यूट्रल, और आप जानते हैं दिस इज पीएच स्केल, आप जानते हैं न्यूट्रल मीडियम है। अगर आप इससे कम की तरफ आते हो, 0 की तरफ आते हो, पीएच अगर इधर जाते हो 7 से कम अगर आप जाते हो तो एसिडिक मीडियम शुरू हो जाता है, और कलर आपका ऑरेंज रेड शुरू हो जाता है। ऑलराइट, इसीलिए हमने ऑरेंज रेड कलर यहां पर रखा है। अब अगर आप पीएच बढ़ाते हो, तो आप समझ जाओ कि आप जो है वो एल्केलाइन मीडियम की तरफ जा रहे हो। पीएच अगर बढ़ाओगे तो एल्केलाइन मीडियम की तरफ आप जाते हो, और आपको अभी हमने बताया कि एल्केलाइन मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर हो जाता है येलो। अब आप बताओ येलो क्यों होता है, तो सीधा आपको आयनिक रिएक्शन लिख देनी है, या आप चाहें ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये आयोनिक रिएक्शन है, आपकी इच्छा, जो रिएक्शन आप लिखना चाहें। मैं दोबारा इसको नोट करता हूं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी कीमत पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और कैसे, फटाफट आपने K2Cr2O7 कि भाई एल्केलाइन मीडियम में क्या होता है, या एज वी इंक्रीज पीएच, जैसे ही हम पीएच बढ़ाते हैं इसका मतलब हम एल्कली डाल रहे हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा 2K2CrO4। क्लियर है, येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये डिसोशिएट हो जाता है, या हम कह सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टेबल नहीं होता। 2 बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्लस यहां से बाहर हो जाता है H2O। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, इस प्रकार आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से रिएक्शन को लिखना है। आप चाहे आयनिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव्स में तो डी ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शन है ज्यादातर वो आयनिक फॉर्म में ही पूछी जाती हैं। तो आयनिक फॉर्म में भी रिएक्शन आप लर्न करें कि भाई Cr2O7 -2, जो आपको पीछे हमने रिएक्शन लिखवाई है, प्लस यहां पर डालेंगे H2O, और ये रहा पीएच अगर 4 होता है तो उस समय ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, क्रोमेट भी और डाइक्रोमेट भी, इस प्रकार +2H पॉजिटिव। आपकी इच्छा आप ये रिएक्शन लिखें, आपकी इच्छा ये रिएक्शन लिखें। आज के लेक्चर में मैंने खुद ये 2 बार रिएक्शन इसलिए लिखी है ताकि मेरे बच्चे इस रिएक्शन को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। सो पहला क्वेश्चन रहा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, जैसे एनसीईआरटी लैंग्वेज में, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड एल्कली टू द डाइक्रोमेट। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन्स when we add alkali, जब हम एल्कली ऐड करते हैं टू डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट ही कहें या शॉर्ट फॉर्म में डाइक्रोमेट कहें, एक ही बात है भैया। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड एल्कली टू द डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, तो उस केस में भी आप याद रखेंगे, सेम आपने लिखना है कि एल्कली डालने का मतलब है पीएच बढ़ाना, और जैसे ही हम पीएच बढ़ाते हैं डाइक्रोमेट एल्कली के डालते ही या पीएच बढ़ाते ही क्रोमेट में चेंज हो जाता है, और आपका एक कलर चेंज आपको देखने को मिलता है। ऑरेंज रेड से कलर क्या हो जाता है, येलो। येलो क्यों होता है, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो क्रोमेट का होता है, और डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है। इस प्रकार अभी तक आगे बढ़ने से पहले हमारे 2 हिस्से हमने आपको कवर अप कराए मेजरली। पहला हिस्सा जो हमने आपको कवर अप कराया वो प्रिपरेशन को लेकर था। दूसरा हिस्सा जो हमने कवर अप कराया उसमें हीट किया, ऐसे ही टूटता है क्रोमेट, क्रोमियम ऑक्साइड बाहर, बिल्कुल जैसे बना था ऐसे टूटता है। तीसरी रिएक्शन में हमने बड़े आराम से, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े प्यार से अपने बच्चों को पढ़ाया पीएच का या एल्कली का डाइक्रोमेट सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है।
अब क्लास 12th स्टूडेंट्स आप रेडी हो जाइए, क्योंकि खटाक से हम इसको रब करने वाले हैं और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन शोन बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 पर डालते हैं तो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, दो अलग अलग टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स K2Cr2O7 के साथ बनाता है। आई रिपीट, हमने कहा K2Cr2O7 दो अलग अलग टेम्परेचर पर, राइट, दो अलग अलग कंडीशंस पर दो अलग अलग प्रोडक्ट आपका K2Cr2O7 के साथ बनाता है। सबसे पहले हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड अंडर कोल्ड कंडीशंस, कि अगर आप K2Cr2O7 को लेते हो, हमने लिया K2Cr2O7 और K2Cr2O7 हमने लिया अंडर कोल्ड कंडीशंस, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो डालना है वो ठंडा करके K2Cr2O7 में डालना है। इस प्रकार K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7 प्लस हम यहां पर डालते हैं 2 मोल्स ऑफ H2SO4। लेकिन यहां पर याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है अंडर कोल्ड कंडीशंस। जब हम कोल्ड कंडीशंस पर सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, ध्यान से, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के अभी कुछ देर पहले हमने 3 फंक्शन बताए हैं। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा जब किसी मेटल के पड़ोस में सल्फ्यूरिक एसिड आता है तो सल्फेट्स बनते हैं, और तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड पानी छोड़ता है। अब तीनों बातें मैं रिपीट करता हूं। जो ट्रांजिशन मेटल होता है, जो ट्रांजिशन मेटल होता है, सबसे पहले उसका प्रोडक्ट लिखना जानो, क्योंकि डी ब्लॉक है तो ट्रांजिशन मेटल क्या बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ट्रांजिशन मेटल बनाएगा CrO3, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम को ऑक्सीडाइज यहां पर करेगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब सल्फ्यूरिक एसिड 3 काम करता है। दूसरा सल्फेटिंग एजेंट है। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 क्रोमियम है तो यहां से 2CrO3 बनेगा, 2CrO3 बनेगा, ऑल राइट। अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट्स बनाएगा। इसके बाद दूसरे मेटल पे ध्यान दो, इसके बाद दूसरे मेटल पे पोटेशियम मेटल है भैया, यहां से बनेंगे 2KHSO4 बन गए। सल्फेट की जगह बाइसल्फेट, एक जैसा सा ही प्रोडक्ट है, सल्फेट कह लो या बाइसल्फेट कह लो। और तीसरा पॉइंट हमने कहा कि वाटर रिलीज होता है, राइट। उसी तरीके से सेम सिमेट्री के साथ हमने रिएक्शन लिख दी। इसे समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल है, और ऑरेंज रेड कलर का जो क्रिस्टल है ये है मेरे पास K2Cr2O7, ये है K2Cr2O7, ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस पे डालता हूं सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूं। ये मैंने इस पे डाला सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल राइट ऑल ऑफ यू। यहां पर डाला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपने देखा जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड K2Cr2O7 पे डलता है, केवल ट्रांजिशन मेटल पे ध्यान दो, और ट्रांजिशन मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांजिशन मेटल कन्वर्ट हो जाता है CrO3। यहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया। अब अंडर कोल्ड कंडीशंस में एक पॉइंट लिखता हूं, अंडर कोल्ड कंडीशंस, अंडर कोल्ड H2SO4, K2Cr2O7 is used, note that K2Cr2O7 is used, हम इसको यूज करते हैं टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन इन ए गिवन सैंपल ऑफ सॉल्ट, टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन इन अ गिवन सैंपल ऑफ सॉल्ट, अब अगर किसी नमक में, भाई नमक है तो उसमें एक कैटायन है एक एनायन है, और एनायन आपका क्लोराइड है या नहीं, अगर ये कभी चेक करना हो
तो हम इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो अब आपने लिया सॉल्ट, और सॉल्ट में आपने से फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्लोराइड आयन है और आपने KCl ले लिया। अब आप इस पे डाल रहे हो, दैट इज यहां पर आप डाल रहे हो, ये नमक आपने डाल दिया। अब आप इस पे सॉल्ट डालोगे और सॉल्ट है मान लो KCl, तो होगा क्या, KCl भी अब सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर आके गिरेगा। तो जो आपका सॉल्ट है, यहां से हम बात करते हैं KCl, वो H2SO4 के ऊपर आएगा। सॉल्ट आपने डाला, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर डाला, नीचे K2Cr2O7, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके ऊपर आपने सॉल्ट डाला। अब अगर उस सॉल्ट के अंदर क्लोराइड आयन है तो यहां से Cl और यहां से H बनेगा HCl प्लस बाहर निकल जाएगा KHSO4, बनेगा यहां से HCl प्लस निकल जाएगा KHSO4। मतलब आगे बढ़ने से पहले रिएक्शन में यहां पर जैसे ही ये इसके ऊपर डलेगा, यहां से निकलेगा HCl, K2Cr2O7 पे सल्फ्यूरिक एसिड, CrO3 बाहर, और अगर H2SO4 पे अगर KCl डलेगा, HCl बाहर। अब ये नीचे से क्रोमियम ऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऊपर से HCl बाहर जा रहा है, ये आपस में करते हैं रिएक्ट। और आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दैट इज 2 मोल्स ऑफ CrO3, ये पहली रिएक्शन से बाहर आ रहा है, नोट करेंगे, प्लस 4 मोल्स ऑफ HCl, ये आपस में HCl और CrO3 अब आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं दैट इज CrO2Cl2 प्लस निकलेगा यहां से KHSO4, यहां से आपका निकल जाता है KHSO4 या CrO2Cl2, यहां से बाहर निकलेगा, प्लस यहां से H2O बाहर निकलेगा, और मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिए 2 क्रोमियम निकलेगा, 2 CrO2Cl2 यहां से बाहर निकलेगा। ये दोनों आपस में करेंगे रिएक्ट। कौन कौन रिएक्ट करेगा आपस में, CrO3 प्लस HCl आपस में करेंगे रिएक्ट, और आपस में रिएक्ट करके जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, निकलता है बाहर CrO2Cl2। इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड को कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड, इसे कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड की एक अच्छी सी खासियत होती है, क्रोमाइल क्लोराइड के होते हैं रेडिश ब्राउन वेपर्स, राइट, इसके होते हैं रेडिश ब्राउन वेपर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों रेडिश ब्राउन वेपर्स आपके बाहर, यहां से CrO3 निकला, यहां से HCl निकला, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगा CrO2Cl2, और CrO2Cl2 के कैसे वेपर्स होते हैं, रेडिश ब्राउन। इस पूरे टेस्ट को कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यहां पर हमने हेडिंग डाल दिया, दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। चलो मैं हल्का सा इसको एक बार रिपीट करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक था एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसे रुके और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास करें। सुनिएगा जरा, यहां से अब हमारा पॉइंट आता है जैसे ही हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कोल्ड कंडीशंस पे, सबसे पहला टारगेट रखो ट्रांजिशन मेटल का बनता है CrO3, ऑलराइट, ऑक्सीडाइज करेगा इसको, ट्रांजिशन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, दूसरी बारी रहेगी ट्रांजिशन मेटल की, उसका सल्फेट बनेगा प्लस वाटर बाहर आएगा, यानी कि इसके दौरान इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहा CrO3। टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, K2Cr2O7 उस पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला,
पहली रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट रहा CrO3 बाहर जाना शुरू होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं सॉल्ट। अब अगर उस सॉल्ट में क्लोराइड आयन है तो जैसे ही हमने नमक डाला, जैसे ही हमने नमक H2SO4 के ऊपर डलेगा, वहां से बाहर निकलेगा HCl, यहां से बाहर निकलेगा HCl, राइट। ये HCl बाहर निकलेगा, ये HCl। पहली रिएक्शन में से CrO3, दूसरी रिएक्शन में HCl। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, निकलेगा क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के कैसे वेपर्स होते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं। अगर रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल जाते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर जो नमक आपने डाला है उसके अंदर क्लोराइड आयन है, और इस टेस्ट को कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। टेस्ट को इंपॉर्टेंट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है केमिस्ट्री का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये डिटेक्ट किया जाता है, दिस टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन इन अ गिवन सैंपल ऑफ सॉल्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लोराइड ना होता, मान लो आपने जो नमक डाला और उसमें क्लोराइड ना होता, तीसरे स्टेप पे आप नमक डाल रहे हैं, अगर इसमें क्लोराइड ना होता तो HCl नहीं निकलता, HCl नहीं निकलता तो HCl और आपके CrO3 आपस में रिएक्ट नहीं करते, और अगर ये आपस में रिएक्ट नहीं करते तो क्रोमाइल क्लोराइड नहीं निकलता, मतलब रेडिश ब्राउन वेपर्स नहीं निकलते। तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती, इसी स्टेप पर आके स्टॉप हो जाती रिएक्शन। इसी प्रकार आपने देखा कोल्ड कंडीशंस पर K2Cr2O7 का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, आज के लेक्चर के दौरान मुख्य तौर पर कही गई बातें। पहला, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर, राइट। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने कहा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाई गई, उसके बाद आपको बताया गया हीट अगर करते हैं K2Cr2O7 को तो टूटता है क्रोमेट में टूटता है, CrO3 में टूटता है। इसके बाद हमने pH का इंपैक्ट बताया, डाइक्रोमेट फिर से क्रोमेट में टूट जाता है, ऑरेंज रेड से सीधा कलर आपका दोबारा से हो जाता है, दैट इज येलो। लास्ट में हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार और कैमरामैन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एक बार और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, CrO3 निकलेगा। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में हम नमक डालेंगे। अब क्योंकि वहां सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर नमक में क्लोराइड आयन है तो HCl बाहर निकलेगा। इसी टेस्ट ट्यूब में CrO3 है, इसी टेस्ट ट्यूब में HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, बनेंगे क्रोमाइल क्लोराइड और बाहर निकलेगा H2O। यहां से 3 मोल्स H2O के बाहर निकलेगा क्रोमाइल क्लोराइड और H2O। अगर क्रोमाइल क्लोराइड निकल जाता है जिसके रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब से रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड बना है। इसका मतलब पहले केस में CrO3 बाहर आया है, दूसरे केस में HCl बाहर आया है, और इन दोनों के वेपर्स ने आपस में टकरा के क्रोमाइल क्लोराइड बनाया है, रेडिश ब्राउन वेपर्स बनाए हैं। बड़े अच्छे से प्यारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आता है, राइट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। भैया तीनों रिएक्शन आपने लिखनी है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। नंबर 1 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, गिव कंफर्मेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉल्ट। अगर किसी सैंपल ऑफ सॉल्ट में क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करना हो, उस केस में हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लोराइड आयन की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 के अंदर उस सॉल्ट को डाल दीजिए, हीट कर दीजिए। अगर रेडिश ब्राउन वेपर्स क्रोमाइल क्लोराइड के बाहर आते हैं तो जो सॉल्ट आपने डाला है उसमें क्लोराइड आयन है, अदरवाइज नहीं है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और कल का लेक्चर इसी बात से आगे कंटिन्यू किया जाएगा।
धन्यवाद।